Hello everyone, this is Tanya Kandil and you are watching Law with Tanya। यहाँ तक हमने डिस्कस किया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के चैप्टर 3 को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जिसमें सेक्शन 21 ऑनवर्ड्स फॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर 4 हमें बताता क्या है। बेसिकली चैप्टर 4 हमें ये बताता है कि जब एक सूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जब एक केस चल रहा है एक मैटर को लेकर, तो उससे आर्बिट्रेशन में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। सेक्शन 21 को हम देखेंगे। सेक्शन 21 कहता है पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, यानी जो पार्टीज होती हैं जिनके दरमियान एक केस चल रहा है, उनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट से ये कह सकें कि हमारा जो मैटर है आप एक आर्बिट्रेटर को रेफ़र कर दें जो कि हमारे इस इशू को सुने। सेक्शन 21 हमें ये बताता है कि जब भी आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी एक जो केस चल रहा है उसके अंदर जब तक फ़ैसला नहीं आया, उसकी फ़ैसला आने से पहले पहले आपने क्या करना है, पार्टीज़ टू द सूट, यानी जो पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान वो मुकदमा चल रहा है, ठीक है, उन्होंने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है इन राइटिंग टू द कोर्ट, ठीक है, अप्लाई करेंगे वो, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा कि आपने एक रिटन में एप्लीकेशन कोर्ट को देनी है, ठीक है, और उस कोर्ट में देनी है जिसके पास आपका वो मैटर पहले से सूट की शक्ल में चल रहा है। और उस एप्लीकेशन को आप किस लिए देंगे, एप्लीकेशन बेसिकली इस मैटर को लेकर होगी कि आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो मैटर है उसको सूट से कन्वर्ट करके आप एक आर्बिट्रेटर के पास रेफ़र कर दें ताकि वो आर्बिट्रेटर हमारी मर्ज़ी से हमारे फ़ैसला दे सके। तो इसमें जो चीज़ें देखने की हैं वो ये है कि जजमेंट आने से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने रिटन के अंदर एप्लीकेशन देनी है, लिख कर एप्लीकेशन देनी है कि हमारा मैटर जो है वो आर्बिट्रेटर को रेफ़र किया जाए। तो जब भी कोई पार्टी ये चाहेगी कि जिसका मुकदमा कोर्ट के अंदर है वो कोर्ट से रिटर्न में एप्लीकेशन देकर अपना मुकदमा आर्बिट्रेटर के पास ले जा सकती है। सेक्शन 22 ये फर्दर आगे आपको बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि जब आप एक सूट में से आप अपना मैटर जो है वो आर्बिट्रेटर के पास ले जाना चाहते हैं तो उस आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करेगा। सो सेक्शन 22 सेज दैट अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर इन द मैनर एज में बी एग्रीड बिटवीन द पार्टीज़, कि आपने अपॉइंट कैसे करना है उस आर्बिट्रेटर या सालिस को कि जिस तरह पार्टीज़ चाहेंगी या फिर जिस तरह उन्होंने पहले से चाहा होगा, उनकी जो विल है, जो विश है, उसके अकॉर्डिंग एक आर्बिट्रेटर या सालिस मुकर्रर किया जाएगा। तो बेसिकली पार्टीज़ के पास ये राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 23 को। सेक्शन 23 हमें बताता है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। अब जैसे ही एक आर्बिट्रेटर भी देख लिया हमने कैसे अपॉइंट होना है, पार्टीज़ ने रिटन में कोर्ट के पास एप्लीकेशन दी, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट को सूटेबल लगा तो सेक्शन 23 के नीचे ये बताया गया है कि कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल ऑर्डर एंड रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेटर। कोर्ट क्या करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर के अंदर ये लिखेगी कि हम इस मसले को आर्बिट्रेटर के पास भेज रहे हैं, एंड स्पेसिफाई टाइम इन द ऑर्डर फॉर मेकिंग द अवार्ड, और उस ऑर्डर के अंदर एक वक्त मुकर्रर कर देगी कि इस वक्त के अंदर अंदर जो आर्बिट्रेटर है जिसको हमने ये मसला भेजा है वो आर्बिट्रेटर अपना फ़ैसला देगा, एक अवार्ड देगा, ठीक है। अब टाइम उस ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाइड होगा। क्लॉज 2 हमें ये बताती है वेयर मैटर इज़ रेफर टू आर्बिट्रेशन इट शैल नॉट डील विद सच मैटर इन द सूट, ठीक है। अब कोर्ट के पास ये राइट नहीं रहा कि वो मसला जब उसने एक सालिस की तरफ या आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया तो कोर्ट के पास ये राइट ख़त्म हो गया, कोर्ट अब खुद उस मैटर को कभी भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैटर आर्बिट्रेटर की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब सेक्शन 24 में हम ये देखेंगे कि जब तमाम की तमाम पार्टीज़ ये नहीं चाहती कि उनका जो मुकदमा है वो आर्बिट्रेटर के पास जाए,
जबकि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी सूट का हिस्सा हैं, लेकिन वो कुछ पार्टीज़ ये चाहती हैं कि इस मुकदमे को आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए, जबकि बाकी पार्टीज़ ये चाहती हैं कि इस मुकदमे को यहीं पर कोर्ट में रहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास क्या राइट है और वो क्या करेगी? सेक्शन की हेडिंग से आपको पता चलता है कि रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ऐसा होगा, where some parties apply to court to refer their matter to arbitration, court may refer such matter to arbitration। जहाँ पर एक मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर और अदालत में उन मुकदमे का हिस्सा जो पार्टीज़ हैं, वो पार्टीज़ ये चाहती हैं, उनमें से कुछ पार्टीज़ ये चाहती हैं, ठीक है, डिफेंडेंट साइड, क्लेमेंट साइड, जिस साइड से भी हों, उनमें से कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका मैटर आर्बिट्रेशन के पास चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट में रेफर सच मैटर टू आर्बिट्रेशन, यानी कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कर सकती है, उस मैटर को आर्बिट्रेशन के पास भेज सकती है। अब वो शर्त ये है कि जब कुछ लोग ये चाहते हैं तो उस सूरत में ऐसा होना ज़रूरी है कि सेम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, जो मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है वो मुकम्मल तौर पर एक ही नहीं है, यानी उसमें से आप कुछ हिस्सा अगर आर्बिट्रेटर के पास भेजते हैं तो बाकी जो हिस्सा जिस पर फैसला अदालत ने देना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उन पार्टीज़ को लेकर जो ये चाहती हैं कि उनका मुकदमा आर्बिट्रेशन में जाए, उन पार्टीज़ को लेकर जिस हद तक वो मैटर है, वो अपना मैटर उसका आर्बिट्रेशन के पास जा सकता है। एट द सेम टाइम आर्बिट्रेशन फिर उस हद तक अपना फ़ैसला देगा और बाकी जितना भी उस मसले को लेकर फ़ैसला है वो कोर्ट देगी। अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कॉन्टिन्यूज़ द सूट फॉर, कोर्ट अपने पास जो मुकदमे का हिस्सा रखेगी उसको चलाएगी। ठीक है, उसको चलाएगी और उस पर अपना फ़ैसला देगी। अब इसमें जिन पार्टीज़ ने उस एप्लीकेशन में हिस्सा नहीं बनी थी, जिन पार्टीज़ ने ये नहीं चाहा था कि उनका मैटर आर्बिट्रेटर सुने, उन पार्टीज़ का मुकदमा जो है वो कोर्ट सुनेगी। और जिस हद तक वो मुकदमा जो है वो उन पार्टीज़ से जुड़ा हुआ है और उस रेफरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है जो आर्बिट्रेटर के पास गया है, तो उस हद तक उस मैटर को कोर्ट सुनेगी और उन पार्टीज़ से रिलेटेड उस मैटर को कोर्ट सुनेगी। ठीक है, साइड बाय साइड दो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन दोनों प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग और कोर्ट की प्रोसीडिंग, एक दूसरे से लिंक नहीं करेगी। और आर्बिट्रेटर इस बारे में जो फ़ैसला देगा, ठीक है, जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने देना है इस बारे में, उसका सिर्फ जो असर है उन पार्टीज़ पर होगा जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी और जिन्होंने अपना मैटर आर्बिट्रेटर के पास रेफ़र करवाया था। यानी इस मसले का सिर्फ उन पर ही अमल दरामद होगा, उस फैसले का अमल दरामद सिर्फ उन पार्टीज़ पर होगा। जो पार्टीज़ उस एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं बनी थी, आर्बिट्रेटर के अवार्ड का उन पार्टीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है और उन पर वो किसी भी सूरत अप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बाइंडिंग सिर्फ उन पार्टीज़ पर है जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जिन्होंने अपना मैटर आर्बिट्रेटर के पास रेफ़र करवाया था। तो ये था सेक्शन 24 जो हमें बता रहा था कि कुछ पार्टीज़ अगर चाहें तो उनका मैटर कोर्ट के पास रहेगा और बाकी जो पार्टीज़ उनमें से चाहती हैं तो उनका मैटर आर्बिट्रेटर के पास चला जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 सेज प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशंस अंडर दिस चैप्टर। अब ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जो भी आर्बिट्रेशन की बाकी जितने भी सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर, वो सारे के सारे अप्लाई होंगे आर्बिट्रेशन के ऊपर। अब चाहे वो आर्बिट्रेशन पहले किसी भी मुकदमे का हिस्सा रही हो, यानी वो कोर्ट के अंदर रही हो और कोर्ट से लेके हमने आर्बिट्रेटर को दिया हो, तो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं वो अप्लाई होंगे इस पर। ठीक है, क्योंकि ये मैटर आर्बिट्रेटर के पास आ चुका है, चाहे वो पहले अदालत में बेशक रहा हो। सेकेंडली हमें ये सेक्शन एक और चीज़ बताता है कि जब हमने सेक्शन 8, सेक्शन 10, 11 एंड 12 पढ़ा कि जहाँ पर किसी भी सूरत में एक आर्बिट्रेटर की डेथ हो जाए, वो इनकैपेबल हो जाए या वो रिफ्यूज़ कर दे, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो कि जहाँ पर दोबारा से उस वैकेंसी को फ़िल करना ज़रूरी था, अगर वहाँ पर वैकेंसी फ़िल नहीं होती तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो ये चाहे कि वहाँ पर दोबारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की जगह मैं इस मुकदमे को खुद टेक ओवर कर लूँ, तो कोर्ट कर सकता है। ठीक है, कोर्ट वो दोबारा से आर्बिट्रेटर के नए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके उसके हवाले करने की बजाय
कोर्ट ख़ुद भी उस मुकदमे को चला सकता है। सेकेंडली यहाँ पर जो हमने सेक्शन 19 पढ़ा कि जब कोर्ट ये ऑर्डर पास कर दे कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है और कोर्ट यह ऑर्डर पास करने के बाद उस मुकदमे को ख़ुद सुन सकती है। यानी एक कोर्ट ने वापस भेजा आर्बिट्रेटर को एक एग्रीमेंट और उसे कहा कि तुम उसे रिमिट करो और वापस करके ठीक करके मेरे पास लाओ। अगर वो टाइम पीरियड के अंदर अंदर ऐसा करके वापस कोर्ट में जमा नहीं करवाता अपने अवार्ड को, ऐसी सूरत में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है और कोर्ट उस मुकदमे को दोबारा से ख़ुद सुन सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये तमाम प्रोविजंस इस एक्ट की इन सूट्स पर भी अप्लाई होंगी जो कि सूट का हिस्सा रहे पहले, और उसके बाद अलग से उसकी आर्बिट्रेशन स्टार्ट हुई। फिर सेक्शन 8, 10, 11 एंड 12 की केस में अगर इफेक्ट ख़त्म हो जाए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, वैकेंसीज दोबारा फिल ना हों, तो कोर्ट उस मुकदमे को अपने पास चला सकती है। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 20 to 25। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।